तुम सोचो, समझो, विचार करो, बातें करो, नाज करो कि शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए तुमने व्रत लिया था। कृष्णा। जी आई। मैं भी आती हूँ। अरे ओ नाज़नीनो, अब गर्व करने से, नाज करने से पहले जरा मेरी भी बात सुन लो। और सिर्फ सुनना ही मत, सोचो और अच्छे से समझ लो। मान लो मैं डरा नहीं रही हूँ। मान लो कि कल सुबह पंचायत के तमाशे के बाद तुम तीनों में से किसी एक के माँ बाप ने किसी एक की जान ले ली, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और शिक्षा के कीमत के बदले कोई अपनी जान दे सकता है भला? सोचो, अच्छे से सोचो। और अगर तुम्हें लगे कि रुक जाना चाहिए तो तभी रुक जाना। और अगर नहीं लगे तो चली जाना सुबह होने से पहले। बड़ा खतरा देखकर उससे हट जाने में या फिर खतरे से भाग जाने में कोई बुराई नहीं होती। समझ लो इस बात को। वो कहते हैं ना, आंधी और तूफान से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उससे बचना चाहिए। वहां बचाव ही असली लड़ाई होती है। आंधी और तूफान से वही लोग बच पाते हैं, या फिर आसान शब्दों में कहा जाए तो जो लोग प्रभावित नहीं होते, वही लोग असल में ठूठ होते हैं। समझी? नहीं समझी। और आप हमें डरा क्यों रही हैं? मैं डरा नहीं रही हूँ। मैं क्यों डराऊंगी? कैसे समझाऊं? कोई अगर तुम्हें सतर्क कर रहा हो, सावधान कर रहा हो, और उसी सावधानी से अगर तुम्हें डर लगने लगे ना, तो समझ जाना कि खतरा बहुत बड़ा है। और जो नहीं समझी, मैं हूं ना, मैं समझाती हूँ। देखो, तुम कुछ लड़कियां पढ़ना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो ना? हाँ। पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती। कितनी सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके कोई सपने ही नहीं होते, वो सपने ही नहीं देख रही है। क्यों? क्योंकि वो ठूठ है। हरे भरे पेड़ पौधों को तूफान जड़ से उखड़ देता है। इतना तो जानती हो ना? तो अब देखो, सोच लो, या तो ठूठ बनो या फिर जड़ सहित उखड़ने को तैयार रहो।
सोचो। पंचों को बुलाकर पंचायत बिठाकर कहाँ गायब हैं सारी लड़कियां? और कहाँ गायब है उनकी पैरवी करने वाला महान अटल? कल सुबह पंचायत के तमाशे के बाद तुम तीनों में से किसी एक के माँ बाप ने किसी एक की जान ले ली तो बुआ जी, लगता है सारी लड़कियां फुर्र हो गई। लेकिन ये अटल क्यों नहीं आया अभी तक? लगता है अटल सबको फंसाकर भाग गया। क्या हो गया वाजपेयी साहब? बड़ा कूद रहे थे ना भगोड़े बेटे पर। कहाँ अंतर ध्यान हो गया आपका बेटा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी आदत के मुताबिक कोई चमत्कार करने गया हो? और गलती से चीख पुकार करते हुए तकलीफों का गीतकार बन गया हो पहाड़ों में? हैं? रहने दो तोमर। देखिए, आप सब पंच हैं और पंचों को तो परमेश्वर माना जाता है। इस समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति के आप कर्ता धर्ता है, इस समाज का सिरमौर है। इसलिए आपसे विनती है, आप अटल को माफ कर दीजिए। मानती हूं कि अटल थोड़ा सा उग्र है, लेकिन भतीजा है मेरा, तो कभी कभी थोड़ा समझाना भी पड़ता है और हम समझा देंगे। बस उसे बख्श दीजिए। देखिए, आपकी ताकत को अटल भी समझता है, इसीलिए तो भाग गया। भागा नहीं था, तैयारी करने गया था। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो। ये लो, नाम लिया और हाजिर।
नहीं पढ़ सकती है? अटल, तुम क्यों इनसे बहस कर रहे हो? नहीं बुआ जी, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं तर्क करता हूँ। और तर्क करने से चर्चा होती है, बहस नहीं। मैं सच जानने के लिए और सही तक पहुंचने के लिए चर्चा कर रहा हूँ। और अब ये लोग बात करने आए हैं तो बात करने दीजिए ना बुआ जी, क्योंकि इस पंचायत के फैसले का असर ग्वालियर के कोने कोने तक जाएगा। तो आप बताइए कि लड़कियां क्यों नहीं पढ़ सकती हैं? क्योंकि सदियों से ऐसा ही होता चला आ रहा है और ये हमारे समाज की गति के बहाव का एक तरीका है। गति और बहाव जैसे भी हो, उन्हें रोकने या मोड़ने का अधिकार, उसमें बाधा डालने का अधिकार, उसकी अपने आप में चल रही यात्रा में दखल देने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? बोलो अटल। इसका मतलब जो भी जैसे भी वर्षों से चला आ रहा है उस पर हम तर्क ना करें। अगर वो हमें गलत भी लगे तो भी उस पर हमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। इस हिसाब से वर्षों से राज करने वाले लंका के राजा को इन्हें मारने की क्या जरूरत थी? ये क्या बेवकूफी है अटल? हैं? कहाँ गए तुम्हारे तर्क आज? याद नहीं? उन्हें माता सीता चाहिए थी। तोमर चाचा, ईश्वर थे भगवान श्री राम जी, कोई दूसरे तरीके से भी तो माता सीता को अपने पास ला सकते थे ना? उसमें उन्हें इतना बड़ा युद्ध लड़ने की क्या जरूरत थी? क्या तर्क है? कहाँ हो आज तुम अटल? लंका विजय के बिना कैसी रामायण? अब आया असली मुद्दा। यहाँ से शुरू होता है तर्क। प्रभु श्री राम जी को लंका की व्यवस्था खत्म करनी थी क्योंकि बदलाव जरूरी था। और भगवान श्री राम आपकी तरह नहीं सोचते थे कि जैसी गति चलती है उसे वैसे ही चलते रहना चाहिए। वो मानते थे कि जैसे ही गति दुर्गति में बदल जाए उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, उसे व्यवस्थित करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर ये संभव नहीं हो तो उस गति को तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। चलो, रामायण हो गई, विचारों की महाभारत भी कर ली तुमने। अब हमें ये बताओ, लड़कियां पढ़ लिख कर करेंगी क्या? आखिर उन्हें खाना पकाना, चूल्हा चौका करना, बच्चे पालना, यही तो करना है। इसके लिए विद्या और उन्हें पढ़ाने लिखाने की जरूरत क्या है?
फिर तो लड़कियों को युद्ध भी नहीं सिखाना चाहिए था। लो अब युद्ध, युद्ध किसने सिखाया? युद्ध तो तुम सिखा रहे हो लड़कियों को। नहीं, भगवान श्री राम जी की माता कैकेयी को भी सिखाया था युद्ध उनके माता पिता ने। उनकी मुलाकात राजा दशरथ से कब हुई थी पता है? देवासुर संग्राम में, और वहां वो युद्ध कर रही थी। तो उनके माता पिता को उन्हें चूल्हा चौका सिखाना चाहिए था ना, युद्ध क्यों सिखाया? अरे बेवकूफ अटल, तो ये लड़कियां अब युद्ध सीखेंगी? तोमर चाचा, सोचिए, उस दौर में शस्त्र विद्या थी और इस दौर में शास्त्र विद्या है। अरे घर की लड़कियां अगर दहलीज लांघेगी तो पढ़ाई छोड़ो, केवल बदनामी करेंगी और खुद बदनाम होंगी। अगर घर की इज्जत घर में रहे तो बेहतर होता है। अभी तुम बच्चे हो, समझ नहीं सकते। पर माता कैकेयी का युग दूसरा था, अभी कलयुग है, कलयुग। ये भी बात ठीक है, माता कैकेयी का युग दूसरा था। तो एक बात बताइए, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, आनंदीबाई जोशी, आनंदीबाई कर्वे, कमला देवी चट्टोपाध्याय, फातिमा जी और महादेवी वर्मा, भगवान श्री राम जी की कसम खाकर कहिए, इन सबका आपने नाम सुना है या नहीं? चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा। बताइए, भगवान श्री राम जी की कसम है। बताइए। हाँ, हमने सुना है। सुना है। इससे क्या? ये सभी लोग घर की दहलीज पार कर गई थी पढ़ने। और इन सबका नाम आपने बेइज्जती में तो नहीं सुना होगा ना? तारीफ में ही सुना होगा। जब ये लोग पढ़ सकती है, तो हमारी दीदी लोग क्यों नहीं? और आप लोगों को किसने अधिकार दिया है कि इनके होने की संभावना को मार दे? हाँ, और हम सब आपको ये बता दे कि ये जलती हुई लौ हमारी उम्मीद है कि आप सब मान जाए। वरना जब तक भूखे प्यासे हम जिंदा हैं, तब तक तो इस दिए में हम तेल डालते रहेंगे। और फिर जब जान नहीं बचेगी तो इसी दिए के पास मर जाएंगे।